कितनी बार हमारे साथ होता है कि जब हम कोई नया घर लेते हैं तो अपने साथ कितने सपने सोचते हैं कि मेरा घर ऐसा होगा, मैं अपने कमरे को ऐसे सजाऊंगी, मेरा जो गार्डन एरिया होगा वो ऐसा होगा। मीन्स बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में उसी वक्त चलने लगती है जब हम अपने नए घर के बारे में सोचते हैं। ऐसा ही कुछ पियाली ने भी सोचा था अपने नए घर के बारे में। पियाली और उसकी फैमिली ने एक नया घर खरीदा था जो राजस्थान में ही कहीं था, पर मैं उस जगह का नाम लेकर स्पॉइल नहीं करना चाहूँगी। सो बैक टू द स्टोरी। पियाली आज अपने परिवार के साथ उस घर में शिफ्ट होने जा रही है। वो रास्ते में ही सोच रही होती कि मेरा घर कैसा होगा, मेरा कमरा कैसा होगा, अब मैं क्या करूँगी वहाँ जाके। सो जो चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही होती है उसी समय पियाली के दिमाग में भी वो सारी बातें चल रही होती है। अब वो अपने घर में पहुंच चुके हैं। पियाली अपने नए घर को देखकर बहुत ही खुश है क्योंकि वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर था। तो एक तरीके से हम कह सकते थे कि उसे अपने सपनों का घर मिल चुका था। अगर मैं ये कहूँ कि ये सपना बहुत ही जल्दी एक खौफनाक सच में बदलने वाला है तो आप यकीन नहीं करेंगे ना, पर आप मेरी स्टोरी को सुनेंगे तो आप जान पाएंगे ऐसा क्यों बोला मैंने। पियाली और उसके परिवार को अब एक हफ्ता हो चुका था उस घर में। पियाली ने अपना नया रूम भी सजा दिया था, उसे जैसा अपना गार्डन एरिया चाहिए था। उसने अपने फेवरेट फ्लावर्स, जो भी उसे डेकोरेशन करनी थी, उसने सब कुछ वहाँ पे कर दिया था। एक दिन रात को पियाली सो रही थी और अचानक से उसे प्यास लगी। उसने जब उठ के देखा तो उसके कमरे में पानी नहीं था, तो उसने सोचा चलो किचन में जाके पानी पी के आ जाती हूँ। तो वो किचन में गई, उसने पानी पिया एंड फिर बाद में उसने सोचा कि ठीक है अब मैं उठी ही हूँ, सो शी वांटेड टू गो टू बाथरूम। उसने अपना बाथरूम यूज़ किया, फिर अपने हाथ धोए, अपना मुंह धो के जस्ट उसने कांच में देखा। आप बिलीव नहीं करेंगे उसने क्या देखा था। उसके पीछे एक परछाई थी जो कि लाल जोड़े में थी। अब उससे पहले पियाली को समझ पाती वो इतनी डर चुकी थी, उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। अब वो भागना चाहती थी और वो भागते ही अपने रूम में जाके चद्दर के नीचे दुबक के सो गई। और नेक्स्ट डे जब पियाली उठी उसे लगा कि वो एक बुरा सपना था, पर भगवान जाने वो सच था या सपना। पियाली ने ये चीज़ किसी से शेयर नहीं की। वापस से वो नॉर्मल डेज जैसे गुजारती थी वैसे गुजारने लगी, अपनी पढ़ाई करना, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना। और ऑफ कोर्स ये चीज़ें जो उसके साथ रात को हुई, उसने ये चीज़ अपने मम्मी पापा को ना बता के आई थिंक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। कुछ दिनों बाद जब पियाली अपने घर पे आई तो उसे कुछ चीज़ याद आई और वो सीढ़ियों से अपनी वो चीज़ लेने के लिए नीचे उतर रही थी। पर अचानक से उसे लगा जैसे कि उसके पीछे कोई आ रहा है, तो उसने पलट के देखा। तो आप सोचो कि उसके सामने वही औरत उस लाल जोड़े में थी और उसकी तरफ से तेजी से भाग के आ रही थी। और पियाली डर के मारे इतनी जोर से भागी कि वो भाग ही रही थी कि अचानक से वो रुक गई, क्योंकि अब वो घर के बाहर आ चुकी थी। उसने सोचा कि वो क्या था, मुझे बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए। एक कश्मकश थी, पर उसने यही सोचा कि शायद तक वो उसका भ्रम होगा, वहाँ कोई नहीं होगा, वो उसकी कल्पना हो सकती है। कुछ दिन बीतने के बाद जब वो सब कुछ भुला चुकी थी तो उसकी मम्मी ने उसे कहा कि बेटा प्लीज़ ऊपर जाके जो भी कपड़े हैं ले आओ, बाहर बहुत बारिश हो रही है और मौसम और भी चेंज हो सकता है। मौसम बहुत ही बिगड़ चुका था, तो पियाली ने भी सोचा कि मम्मी की हेल्प करनी चाहिए।
तो वो सीढ़ियों के ऊपर गई और फिर जैसे हम करते ही हैं कपड़े इकट्ठा करने लगी। पर अचानक से जैसे ही वो साड़ी लेने गई उसे लगा जैसे किसी ने ज़ोर से उसकी तरफ कोई हाथ भेजा है। वो एकदम नीचे झुक गई तो उसे वही फिगर दिखा और वो दौड़ के नीचे भागी चिल्ला के। तो ऑफकोर्सली सबको लगा कि क्या हुआ पियाली, क्या हुआ, बट पियाली ने कुछ नहीं बोला, वो फिर भी चुप रही। फिर जैसे जैसे दिन बीतते गए पियाली चुप चुप रहने लगी, किसी से बात नहीं करती थी। अब तो उसने दोस्तों के साथ खेलना भी बंद कर दिया था। फिर बाद में जब उसके दोस्त आए, दोस्तों से भी उसने बात करने की कोशिश करी पर बात नहीं बनी। उसके मम्मी पापा बहुत टेंशन में आ गए थे कि आखिरकार हमारी हंसती खेलती बच्ची को हो क्या गया है। वो स्कूल जाना प्रेफर नहीं कर रही थी, अपनी क्लासेस बंक कर रही थी और जहाँ तक हम कह सकते थे एक नॉर्मल जो बच्ची होती है वैसे वो बिहेव नहीं कर रही थी। वो कुछ था जो छुपा रही थी, कुछ था जो कहना तो चाहती थी पर शायद तक बोल नहीं पा रही थी। फिर एक दिन उनके परिवार में उनके गुरुजी आए। गुरुजी बहुत ही माने हुए थे और उनकी सिद्धियां बहुत ही अतुल्य थी। पर उन्होंने एक चीज़ का अगर हम कहें तो वो अंधे थे। जैसे हम नॉर्मली हम सब चीज़ें देख सकते थे वो नहीं देख सकते थे, पर जो चीज़ें हम नहीं देख सकते थे वो देख सकते थे। उन्होंने बस पियाली का हाथ पकड़ा और उन्होंने वो सारी चीज़ें उसके परिवार के सामने बयां की कि आपकी बच्ची के साथ ये सब हुआ है और आपको पता नहीं। और उसके पेरेंट्स बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे जैसे कि हमें ये चीज़ें कैसे नहीं पता। और गुरुजी को, तो गुरुजी ने पूछा कि बेटा आखिर हुआ क्या। तो उसने सारी चीज़ें बताई, वो उस सेकंड डे से लेकर अभी तक जो भी उसके साथ बीता, कि किस तरीके से वो औरत उसका पीछा कर रही है, उसे कहीं पे भी दिख जाती है, उसके ऊपर अटैक करने की भी कोशिश की थी। तो ये सब चीज़ें वो गुरुजी को बताती है। फिर गुरुजी अपनी सिद्धियों से वहाँ पे ये चीज़ें पता करते हैं और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब गुरुजी ने वहाँ पे हवन वगैरह कराया और कंप्लीट उस घर की शुद्धिकरण की तो उन्हें पता चला कि वहाँ के जो पियाली का रूम था वहीं पे एक शादीशुदा जोड़े ने आत्महत्या की थी। आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे, पर ये सब चीज़ें हुई थी। बाद में उस रूम को लॉक कर दिया गया, उस घर को तो शुद्धिकरण करके सही कर दिया, पर अब पियाली और उसके परिवार का वहाँ रुकना दुष्हाल था, क्योंकि जो चीज़ें पियाली के साथ हुई उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि आगे भी हो, क्योंकि एक डर था कि कहीं वो औरत, वो परछाई उनका पीछा ना करे। अब पियाली एक नॉर्मल लाइफ जी रही है, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसी सिचुएशन और ऐसी घटना को वो अब अपनी लाइफ में कभी भी भुला सकेगी। अब मैं इस स्टोरी को यहीं ख़त्म करती हूँ, पर मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी घर में शिफ्ट होते हैं, पहले उस घर की स्टोरी, उस घर का बैकग्राउंड ज़रूर चेक कर लें। क्या पता अगले पियाली आप ना हो। हेलो दोस्तों, जैसा कि मेरी पिछली कहानी में आपने देखा कि शायद तक पियाली अब उस चीज़ से आगे बढ़ नहीं पाएगी, पर मैं यही कहना चाहूँगी कि जो होता है शायद तक उसके पीछे भी एक कारण होता है। अगर वो ये चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करती, अगर उनके गुरुजी इस बात का पता नहीं लगाते, तो शायद तक उस घर से तो वो लोग चले जाते, पर ये चीज़ कभी नहीं जान पाते आखिर वो चीज़ क्या थी। आज दोस्तों मैं एक और कहानी आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो कि
मेरे ही फ्रेंड्स में किसी के साथ बीती है। ये चीज़ थोड़ी अजीब भी हो सकती है बिकॉज हम सब जैसे जानते हैं कि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें बयां करना बहुत मुश्किल होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें समझना मुश्किल होता है। शायद ये दोनों चीज़ें कपिल समझ नहीं पाया था। कपिल was studying in 7th grade जब ये चीज़ उसके साथ हुई थी। उसका छोटा सा परिवार था, उसके मॉम डैड, उसकी एक छोटी बहन छवि। तो ये तब की बात है जब उसके पेरेंट्स किसी शादी में अटेंड होने गए थे। उन दोनों को उस समय उस घर पे अकेला रहना था एंड इट वॉज द फर्स्ट टाइम फॉर देम, क्योंकि छोटे थे एंड हम लोगों का भी दिमाग चलता है ना, लाइक अकेले होंगे, बहुत मस्ती करेंगे एंड ऑल दैट। तो यही चीज़ कपिल ने भी सोची थी, और ऑफकोर्सली छोटी बहन होने के नाते छवि भी यही सोच रही थी दैट भैया के साथ रुके आज तो बहुत मस्ती करेंगे, वीडियो गेम्स खेलेंगे, मैगी खाएंगे, जो भी चीज़ें हम सोचते हैं। ऐसा मैं भी जब छोटी थी मैं ये सब चीज़ें करना बहुत प्रेफर करती थी। लाइक अकेले रहने का मौका कोई छोड़ता नहीं है, मस्ती करने का, खुद का हुक्म चलाने का। So, यही चीज़ उन्होंने भी की एंड आफ्टर दैट कुछ बात होने की वजह से उनके पेरेंट्स रात को वापस आ नहीं पाए। तो उन्होंने उन्हें कॉल करके कहा कि बच्चों आज हम आएंगे नहीं, तो अंदर से अपना जो गेट है वो लॉक कर देना। सो कपिल वॉज ओके डैड, मैं बंद कर दूंगा, सो डोंट वरी, मैं छवि का ध्यान रखूँगा। तो ये चीज़ हो ही रही थी कि अचानक एक, हम कहते हैं ना कि मतलब जो चीज़ हमने सोची नहीं होती है वो अगर अचानक हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। सो इन बिटवीन रात की 2 या 3 बजे के बीच कपिल को अचानक से ऐसा लगा जैसे कोई छत पे दौड़ रहा है। वो अचानक से उठ गया कि इतनी रात को मीन्स एक आवाज़ इस तरीके से आना जैसे धम धम धम। ही वॉज एक्चुअली वेरी कंफ्यूज कि इतनी रात को उसकी छत पे कौन क्या कर रहा है। तो ही वॉज वेरी शॉक। तो ठीक है, वो आवाज़ थोड़ी देर बाद बंद हुई एंड उसको लगा शायद तक बिल्ली हो सकती है या फिर कुछ ऐसी जानवर वगैरह, क्योंकि हम जानते हैं कि रात को जानवर घूमते ही रहते हैं। सो फिर उसने सोचा शायद वही होगा, तो वो वापस से सो गया। उसने छवि को नहीं उठाया एंड ऑल ऑफ अ सडन वही आवाज़ वापस आती है, और इस बार छवि भी उठ चुकी थी एंड शी वॉज लाइक भैया ये क्या आवाज़ आ रही है। तो वो अचानक से बोला कि छवि कुछ नहीं है, हो सकता है कि ऊपर बिल्ली वगैरह दौड़ रही हो, तुम सो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो छवि भी अपने भाई की बात मान के कि ओके भैया ठीक है मैं सोती हूँ, एंड छवि सो जाती है। बट अब ये चीज़ हम जैसे देख सकते थे कि कपिल को जो आवाज़ पहले आई थी अब वापस से शुरू हो चुकी है एंड अब छवि भी उस आवाज़ को सुन सकती है। तो मीन्स ये उसका वहम तो नहीं था, मीन्स ऊपर छत पे कोई तो है। बट ऑफकोर्स ये एक 7th ग्रेड के बच्चे को आप ऊपर जाके चेक करने के लिए तो नहीं सोचेंगे ना कि वो जाएगा और चेक करेगा। तो ये वॉज लाइक मैं एक बार खिड़की वगैरह चेक कर लेता हूँ सब बंद है नहीं है, अगर कोई चोर भी हो तो वो घर के अंदर ना आ जाए। सो ही वॉज चेकिंग अराउंड और फिर बाद में उसने कहा कि चलो सोते हैं। जैसे ही वो सोने लगा अचानक से गेट जोर जोर से बजने लगे, जैसे कोई जोर से बजा रहा हो गेट खोलने के लिए। एंड ही वाज लाइक ये हो क्या रहा है। एंड ऑल ऑफ अ सडन खिड़कियां भी अपने आप ही बजने लगी, और अभी वो चेक करके गया था कि खिड़कियां एब्सोल्युटली अच्छी तरीके से बंद थी, बट उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था।
एंड ही वॉज सो अफ्रेड कि अब उसकी बहन भी जग चुकी थी, अब वो डर चुकी थी, वो रोने लगी थी। एंड ही वॉज लाइक कि छवि चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा, भैया साथ में। बट हम जानते हैं ना कि एक 7वीं क्लास के बच्चे से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ना डरे। इट्स ऑब्वियस, उस समय अगर मैं भी कपिल की जगह होती शायद तक डर जाती। तो ये सब हो ही रहा था एंड अब वो आवाज़ें बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। कपिल ये समझ ही नहीं पा रहा था कि करे तो करे क्या, क्योंकि अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके कमरे में कोई दौड़ रहा। आप खुद ही सोचिए कि आप एक कमरे में हैं एंड आप बिस्तर पे बैठे अपने, एंड आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके रूम में कोई दौड़ रहा है बिना रुके। तो वो डर चुका था और छवि छोटी थी, तो हम कह सकते कि उसे संभालना और उस सिचुएशन को संभालना शायद तक कपिल के लिए उस समय हम सोच सकते हैं कितना मुश्किल होगा। पर कपिल ने हार नहीं मानी और कपिल ने उठते ही अपनी बहन को अपने गोदी में लिया और उस घर से दौड़ के बाहर निकला। उसने ये नहीं देखा पीछे कौन आ रहा है कौन नहीं। उसने गेट खोला, वो बाहर गया और वो गली के एंड में जहाँ पे मेन रोड थी वहाँ पे जाके एक लाइट थी उसके नीचे जाके बैठ गया। अब ना उसके पास फ़ोन था ना कुछ, एंड ही वॉज लाइक कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। छवि बहुत डर चुकी थी, तो उसने यही फैसला किया कि मैं आज रात यहीं रुकूंगा और इससे ज़्यादा मैं और कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि अब वो घर जाने की हिम्मत नहीं थी उसकी। तो ये सब हो ही रहा था कि उन दोनों की आँख कब लगी उन दोनों को ही नहीं पता। अगली सुबह जब सुबह की 8 बज रही थी तब कपिल के पेरेंट्स आए थे और उन्होंने ये देख के शॉक थे कि उनके बच्चे फुटपाथ पे क्या कर रहे हैं, वो भी एक लाइट के नीचे। उनको भी ये चीज़ जाननी थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें घर से भागकर यहाँ आने की ज़रूरत पड़ी। कपिल ने वो सारी चीज़ें बताई जो उसने एक्सपीरियंस की थी रात को उस घर में। एंड अंकल वाज लाइक कि तुम बच्चे ये भूत की पिक्चरें देखते हो, तुम्हारे दिमाग में वही चीज़ें बार बार दोहराती रहती है, तो भूत भूत ऐसा कुछ नहीं होता, चलो घर पे। पर वो दोनों भाई बहन नहीं मान रहे थे। तो अंकल ने उन दोनों को समझाने की बहुत कोशिश करी, पर आप सब समझ ही सकते हैं ना। तो भी ले गए तो अंकल जी को भी कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि उन्होंने जैसे गेट खोल के देखा, बिकॉज गेट लॉक करना बंद भूल गया था कपिल, तो अंदर की चीज़ें बिल्कुल बिखरी हुई थी, जैसे कि किसी ने बहुत ही अजीब तरीके से वहाँ पे तबाही मचा रखी थी। सामान इधर उधर थे, मीन्स पूरे घर के अंदर जो सामान था वो बिखरा हुआ था, कांच के जो ग्लासेस थे वो टूटे हुए थे, एंड जो भी चीज़ें थी सब इधर की उधर हो रही थी, एंड कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आफ्टर दैट अंकल जी को कुछ अजीब सा लगने लगा, जैसे कि घर में कोई मौजूद है उन चारों के अलावा भी। फिर रात हुई और वही चीज़ें वापस से दोहराने लगी। अब बच्चों ने अलग सोने से मना कर दिया और वो उसी रूम में सो रहे थे जहाँ पे उनके पेरेंट्स थे, और अंकल ने भी वो सारी आवाज़ें सुनी जो कपिल ने पिछली रात सुनी थी। वही चीज़ें होने लगी, एंड अब अंकल को भी यकीन हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। अंकल वाज लाइक ये मेरे घर में क्या हो रहा है। तो फिर बाद में अंकल ने एक बाबा को बुलाया। वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे इन चीज़ों को टैकल करने के लिए, इन चीज़ों को संभालने के लिए, और उनका नाम भी बहुत था। तो अंकल ने उनसे इस चीज़ के बारे में बात की, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ,
अंकल और आंटी और बच्चे अब उस घर पे नहीं रुक रहे थे, बिकॉज़ बाबा जी को आने में भी 2 दिन थे और उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस घर में रुके, तो वो अपने फैमिली फ्रेंड के घर पे रुके हुए थे। जैसे ही बाबा जी उस घर में आए, उस घर को देखते ही उन्हें थोड़ा सा अजीब फील हुआ, लाइक कि तुम लोग यहाँ कैसे रह रहे हो। तो अंकल जी को कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने कहा कि बाबा जी, इसको मैंने 2 साल पहले ही ख़रीदा था और अभी मेरा जैसे ही ट्रांसफ़र हुआ हम लोग यहीं पे शिफ्ट हो गए। तो उन्होंने कहा कि तुमने इसमें हवन वगैरह करवाया था, नहीं करवाया था? तो बोले बाबा जी, मैं अब इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता, पर हम डायरेक्ट ही शिफ्ट हो गए थे, हमने ऐसे कुछ पूजा पाठ एंड ऑल दैट नहीं करवाया। तो बाबा जी ने कहा ठीक है। तो बाबा जी ने अंदर जाने से पहले ही गेट के ऊपर गंगा जल छिड़का। फिर उन्होंने जैसे ही वो गंगा जल छिड़का तो गेट अचानक से खुल गया। अंकल आंटी को समझ पाते, उससे पहले ही बच्चे तो बहुत डर गए थे, उन्होंने अंदर आने के लिए ही मना कर दिया था। तो बाबा जी और अंकल इन दोनों ने सोचा अब हमें अंदर जाके कुछ करना चाहिए। तो बाबा जी अंदर जैसे ही गए तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कि कोई घर में दौड़ रहा है और बहुत तेज तेज आवाज़ किसी के पैरों की आ रही थी, जैसे कि वो दौड़ रहा है। एंड अंकल वाज लाइक कि अब वो भी ये चीज़ नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि अब ये दिन का वक्त है और ऐसी चीज़ें जो रात को हो रही थी अब वो दिन में हो रही है। तो अंकल जी ने कहा कि बाबा जी मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो वो जैसे ही एंटर होने वाले थे, अंकल जी वहीं अकड़ गए, जम से गए। मतलब उनका ना पैर आगे बढ़ पा रहा था, ना वो पैर को पीछे ले पा रहे थे। वो उस दहलीज पे, वो दरवाजे के यहाँ पे ही एक तरीके से फ्रीज हो चुके थे। बाबा जी खुद शॉक हो चुके थे कि ये हो क्या रहा है। और अचानक ही अंकल जी की आंखें सफ़ेद पड़ने लगी। अंकल जी का पूरा शरीर ऐसा लग रहा था मानो जम सा गया हो। बाबा जी ने कुछ गंगा जल उस घर में छिड़का तो कुछ अजीब सी हवा एकदम उनको क्रॉस करके जैसे गेट से निकल गई हो। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और उसी समय अंकल जी गिर पड़े गेट के बाहर ही। फिर बाबा जी ने आगे कुछ न करते हुए अंकल जी को हॉस्पिटल ले गए। आंटी भी थी, बच्चे भी थे, एंड उन्हें पता चला कि अंकल जी को हार्ट अटैक आया था एंड वो कोमा में चले गए। कुछ चीज़ बता पाते उससे पहले ही कि हुआ क्या क्या नहीं। अंकल जी इज इन कोमा नाउ। बच्चे छोटे थे, आंटी भी कुछ समझ नहीं पा रही थी क्या करना है क्या नहीं, बट उस घर में जाने के लिए अब हिम्मत किसी में नहीं बची थी। फिर बाबा जी ने पता किया कि किसी ने उस घर के ऊपर काला जादू कर रखा था। जो भी उस घर में आता उसके साथ ऐसी चीज़ होना लाजमी था, क्योंकि अगर उस घर के तैयार ही किसी को परेशान करने के लिए तैयार किया गया हो तो। अब कपिल और छवि बड़े हो चुके हैं, अंकल अब नॉर्मल हो चुके, बट उस हादसे के बाद अंकल जी की हालत में इतना सुधार नहीं आया। पर दुर्घटना से देर भली, अंकल जी अब सही सलामत हैं, अपने फैमिली के साथ रहते हैं और अब वो यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। पता नहीं लोगों को ऐसी चीज़ें करने में क्या मज़ा आता है, किसी को परेशान करना, किसी की लाइफ में इस तरीके से घुसना कि आप उनकी लाइफ के साथ खिलवाड़ करें। किसी की तरक्की देखकर शायद तक ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मैं यही कहूँगी, अगर आप किसी नए घर में शिफ्ट हो रहे हों तो प्लीज़ उस घर के बारे में जानकारी पहले ले लीजिए। यू नेवर नो, आपका कोई दुश्मन उस घर को एक हॉरर हाउस में बदल चुका हो। हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं
कि कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें समझ नहीं आती कि जो हमारे साथ बीत रहा है वो सच है या कल्पना। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि जो हो रहा है शायद तक हमारे दिमाग की कोई ऐसी उपज है जिसको हम समझ नहीं पा रहे, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसी शक्ति या कोई ऐसी एनर्जी जो हमारे पास हो और हम ही समझ नहीं पा रहे कि वो आखिर है क्या। आज की स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये मेरी बहन की कलीग के साथ हुआ था। तो जब ये उनके साथ हो रहा था एक बार उन्हें भी लगा कि ये सब सच तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है कि मेरी दिमाग की कोई उपज हो, ये मेरी खुद की ऐसी सोच हो जिसको मैं समझ नहीं पा रही। बट नज़रअंदाज करना ऐसी एनर्जी को कितना बुरा हो सकता है आपको इस स्टोरी के थ्रू पता चलेगा। तो ये स्टोरी है शाहाना की। शाहाना एक इंडिपेंडेंट वुमन थी, मैरिड और एक बच्ची की माँ। अब हम सब जानते हैं कि मैरिड वुमेन्स को कितना एक तरीके से सोसाइटी को फेस करना पड़ता है, और जब वो काम कर रही हो तो सबसे ज़्यादा। तो ऐसा ही शाहाना के साथ हुआ। शाहाना एक फाइनेंस कंपनी में काम करती थी और सैलरी और रेस्पेक्ट सब उनके पास था, बट द थिंग इज व्हाट शी डिडंट हैव इज द मेंटल पीस। अब आप सोच रहे इतना सब कुछ होने के बावजूद कमी कहाँ रह गई? कमी नहीं, इसे हम कह सकते हैं सोसाइटी की एक थकियानुसी सोच, जिसका फेस सभी लड़कियों को करना पड़ता है बिफोर शादी और आफ्टर शादी। और सेम थिंग हुई शाहाना के साथ भी। अब शाहाना अपने घर पे जब अपने ससुराल जाती थी तो वही ताने कि मतलब घर को संभालो, बच्चे को संभालो, पति का ध्यान रखो, नौकरी करने की कहाँ ज़रूरत है, ऑल दैट स्टफ शी हैड टू हियर। पर शाहाना ये सब चीज़ों को दरकिनार करके अपनी डेली लाइफ को जी रही थी। पर अब जो ताने थे वो बढ़ने लगे थे। तो अब ये शाहाना के लिए भी एक तरीके से इम्पॉसिबल था कि उसी घर में उन लोगों के साथ रहना जो कि आपको रेस्पेक्ट नहीं करते, आपकी जॉब को बार बार टॉन्ट करते हैं, आपको टॉन्ट करते हैं और ये चाहते कि आप नौकरी छोड़ दे। तो 100% कोई भी लड़की होगी तो ऐसे लोगों के साथ रहना तो मंजूर नहीं होगा। तो अब ये बातें इतनी बढ़ गई थी कि ये बात डिवोर्स तक पहुंच चुकी थी। बट फॉर्चुनेटली दे हैव फ्रेंड्स जिन्होंने उन्हें ये कहा कि हो सकता है कि ये घर की वजह से प्रॉब्लम हो रही हो, तो क्यों ना तुम लोग शिफ्ट हो जाओ। तो शाहाना भी बोलती है ठीक है, मैं अपने हस्बैंड से बात करती हूँ, अगर वो रेडी होते तो हम शिफ्ट हो जाएंगे और अलग घर में जाके रहेंगे। तो अब शाहाना अपने पति से बात करती है और वो पति भी रेडी हो जाते कि ठीक है हम नेक्स्ट घर में जाके रहेंगे। अब इसी तरीके से जो शाहाना के हस्बैंड थे आतिफ, वो एक नए घर की तलाश में लग जाते हैं कि अब हमें नए घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए, बिकॉज जो चीज़ें अब वो फेस कर रहे थे उस लाइफ में उसको वो और ज़्यादा इन्हेंस नहीं करना चाहते थे। अब इसी तरीके से जब वो घर को ढूंढ रहे थे तो प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें एक घर के बारे में बताया जो कि थोड़ा सा आउटस्कर्ट पे था टाउन के, बट इट वाज वेरी ह्यूज और अच्छा खासा माहौल था, एकदम पीसफुल था और जस्ट एक नियर बाय अ पॉन्ड। तो इट इज़ वेरी गुड कि अगर आपके घर के पास में ही कोई छोटा सा तालाब हो तो बच्चे के लिए, परिवार के लिए एक तरीके से पीसफुल नेचर के पास ही एक ऐसा घर मिलना बहुत ही अच्छी बात होती है। तो उन्होंने उस प्रॉपर्टी डीलर से बात करी और सब चीज़ें फाइनल होने के बाद उनके पास वो घर आ गया। तो अब दिन आता है उनका शिफ्ट होने का। सो दे आर वेरी हैप्पी टू बी शिफ्टिंग। और शाहाना ने भी सोचा कि इसी बहाने कि अब हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो ऐसे करते हुए उन्होंने शिफ्टिंग किया। घर बहुत ही बड़ा था, बहुत ही अच्छा एक लोकेशन था,
ज़्यादा घर नहीं थे आसपास, ओनली 1 और 2 वी कैन से। और माहौल बहुत ही पीसफुल था, ना कोई हॉर्न की आवाज़, ना कोई शोर शराबा, एकदम पीसफुली मेंटल पीस जहाँ पे मिल सकती है वो जगह थी। शाहाना भी खुश थी और उनके हस्बैंड आतिफ भी। और इसी के साथ जो उनकी बेटी थी सना, उसको एक बहुत ही अच्छा प्लेग्राउंड एरिया, जो हर एक बच्चे का कह सकते ख्वाहिश होती है, वो मिल चुकी थी। अब बात होती है कुछ दिन बीतने के बाद। शाहाना अपने ऑफिस से आ रही होती है, तब आतिफ का फ़ोन आता है कि वो टाइम पे घर पे नहीं पहुंच पाएंगे, उन्हें थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, तो हो सकता है कि लेट हो जाए। तो वो बोलते हैं कि तुम सना को पिकअप कर लो अपने नानी के घर से और तुम दोनों घर पे पहुंच जाओ, मैं शायद तक लेट आऊँगा, तो तुम दोनों अभी मैनेज कर लो। उस दिन मौसम भी थोड़ा ख़राब सा हो रहा है, बारिश, बिजली एंड कट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, तो सब चीज़ें साथ हो रही थी। तो अब रात को किसी तरीके से उनको एक ऑटो मिलता है एंड शी जस्ट वेंट विद दैट ऑटो और अपने घर पे पहुंचती है सना को लेकर। अब जैसे वो घर पे पहुंचती है तो ऑफकोर्सली वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो एकदम अंधेरा था। तो वो गेट खोलती हैं एंड फिर बाद में जैसे ही अंदर जाती हैं ऑफकोर्सली उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था। तो अब वो अपने फ़ोन की लाइट ऑन करती हैं, स्विच को ढूंढती है, स्विच ऑफकोर्सली इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, नहीं चला। वो जाके सर्च करती है कैंडल्स और माचिस की। अब वो जैसे ही रसोई में जा रही होती है, उनको एकदम से आवाज़ आती है जैसे कि कोई बर्तन गिरा। अब जैसे ही वो किचन के अंदर जाती है, वो देखती हैं तो सच्ची में एक बर्तन नीचे गिरा हुआ था। तो उन्हें लगता है कि हो सकता है हवा इतनी तेज़ है, बारिश हो रही है, तो उस वजह से शायद तक गिर गया होगा। बट द थिंग शी डिडंट नोटिस कि किचन के सारे खिड़की दरवाजे बंद थे। अब ठीक है, उन्हें वो कैंडल्स और माचिस मिलती है, वो सना को लेकर एक ही रूम में शिफ्ट होके लाइट मतलब उस कैंडल को जलाकर सो जाती हैं। अब रात को अचानक से ही शाहाना को एक आवाज़ आने लगती है, मतलब जैसे कि कोई चिल्ला रहा हो, मीन्स बहुत दर्द में हो एंड चिल्ला रहा हो। अब उन्हें समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। अब जितने में सना को देखती हैं तो सना सो रही थी। फिर वो आवाज़ कुछ मिनटों बाद बंद हो जाती है। तो उन्हें लगता है कि हो सकता है कि कोई जानवर हो, बारिश की वजह से परेशान होके ये आवाज़ हो रही हो। तो वो उस चीज़ को फिर नेगलेक्ट करके सो जाती हैं। फिर रात को जैसे ही आतिफ आते हैं तो ऑफकोर्सली वो भी आके बहुत थके हुए होते हैं, तो वो भी सो जाते हैं। एंड सडनली आतिफ जब सो रहे होते हैं, उनको भी सेम वही आवाज़ आती है। वो नेक्स्ट रूम में होते हैं, वो उस रूम में नहीं होते जहाँ पे शाहाना और सना थी। तो उन्हें भी वही सेम आवाज़ आती है, बट वो समझ नहीं पाते कि ये, तो उन्हें भी लगता है कि हो सकता है मौसम ख़राब है, जानवर ही आवाज़ करे होंगे, तो वो भी सो जाते हैं। तो नेक्स्ट डे जब दोनों उठते हैं तो एक दूसरे से बात करते, तो फिर शाहाना बोलती है कि मेरे को रात को आप जब नहीं थे ये आवाज़ आई। तो आतिफ भी बोलते हैं हाँ, जब मैं आया था तो मैंने भी ये आवाज़ सुनी, बट मुझे लगा कि ये जानवर की होगी। तो वो भी यही कहती है हाँ, मुझे भी यही लगा। तो बोले हाँ, हो सकता है। तो उन दोनों ने इस चीज़ को फिर से नेगलेक्ट करके सो गए। अब इस तरीके से उनके रोज़ाना का जो अब डेली रूटीन था वो बन चुका था। सना भी स्कूल जाने लगी थी और शाहाना और आतिफ की भी एक तरीके से जो प्रोफेशनल लाइफ थी वो अच्छी चल रही थी, और पर्सनली भी अब शायद तक जो चीज़ें बहुत ज़्यादा उन्हें परेशान कर रही थी अब वो सॉर्ट आउट होने लगी थी। अब एक बार क्या हुआ कि आतिफ को अपने वर्क की वजह से 2 दिन के लिए बाहर जाना था। तो ऑफकोर्सली घर बहुत दूर था टाउन से, तो एक तरीके से फॉर सेफ्टी वो नहीं चाहते थे कि शाहाना और सना उस घर में अकेले रहें। तो उन्होंने शाहाना से भी कहा कि अगर वो चाहे तो वो अपने मायके जाके रुक सकती हैं
और इस तरीके से उन्हें उनकी टेंशन नहीं होगी। पर शाहाना बोलती है नहीं, हमारा घर यहीं है तो हम यहीं पे रुक जाएंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी घर हम गेट्स वगैरह बंद ही करके रखेंगे। तो भी शाहाना की ज़िद के आगे आतिफ झुक जाते हैं और फिर कहते हैं कि ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपनी बहन को बुला लेता हूँ, वो तुम लोगों के साथ रुक जाएगी और इसी बहाने मुझे थोड़ी सी एक तरीके से तसल्ली रहेगी कि तुम ठीक हो। तो इधर से शाहाना कहती है ठीक है, दीदी को बुला लेते हैं। तो इधर से जो आतिफ की बहन थी वो आ जाती हैं एंड फिर बाद में आतिफ अपने वर्क के लिए दूसरे टाउन चले जाते हैं और अब वक्त होता है कि ये लोग बात कर रहे होते हैं, बाहर घूम के आते हैं और इधर से ये लोग सो जाते हैं। अब इधर से शाहाना और जो उनकी दीदी थी वो एक साइड सोते हैं और जो सना थी वो अपने नेक्स्ट रूम में पढ़ाई करके सो जाती हैं। अब रात को अचानक से जो शाहाना होती हैं उनको ऐसी आवाज़ आती है जैसे कि वॉशिंग मशीन चल रही हो। वो एकदम अचानक से उनका एक माइंडसेट होता है कि इतनी रात को मशीन, वो अपने पास में देखती है तो जो उनकी दीदी थी वो तो सो रही थी और इधर से शाहाना ये सोचती कि सना तो नहीं चला रही, पर सना तो छोटी है, तो वो उठ के उस मशीन को चेक करने जाती हैं। अब वो क्या देखती हैं कि मशीन बंद है। तो वो यही देखती है कि अभी तो आवाज़ आ रही थी, तो ये मशीन बंद, तो फिर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। तो वो फिर सोचती है कि हो सकता है कि वो शायद तक फ्लक्चुएशन की वजह से मशीन चलने लग गई। अब इधर से फिर वापस से वो मुड़ के अपने रूम में जा रही होती है, उन्हें वापस से आवाज़ आने लगती है। उन्हें समझ में नहीं आता कि ये बार बार मशीन को हो क्या रहा है। तो वो जाके उसका प्लग निकालने की कोशिश करती हैं, पर देखती क्या है, प्लग निकला हुआ था। मीन्स कि वो वायर लगा हुआ ही नहीं था, तो ये मशीन चली कैसे? सोचने वाली बात तो वहीं आती है। बट फिर भी उन्होंने सोचा कि हो सकता है ये अचानक से हुआ हो, वायर टच हो गया हो, कुछ भी। बट आप खुद ही सोचिए कि ऐसा विदाउट वायर लगे, विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी कोई भी मशीन कैसे वर्क करती है। एनीवे, तो वो जाके अपने रूम में फिर सो जाते हैं। फिर उन्हें मशीन की आवाज़ नहीं आती। फिर इधर से सना को कुछ आवाज़ आती है जैसे कि गेट खुला है। तो सना नींद में होती है, सना अपनी आंखें खोल के देखती है तो जैसे कि एक लेडी है वाइट कलर में उसके पास आ रही है। उसे लगता है कि हो सकता है ये फूफी हो। तो अब वो देखती है कि फूफी इतनी रात को क्या हुई, तो वो बोलती है फूफी आप क्या कर रहे हो? तो अब वो पूछती है बट आवाज़ कुछ नहीं आती है। और वो जो लेडी थी वो उसके बेड के इधर उधर मीन्स एक तरीके से सेमी सर्कल में घूम रही थी। अब सना को उस समय नींद इतनी आ रही थी कि उसने सोचा कि शायद तक फूफी देखने आई हो कि मैं सोई या नहीं सोई। तो फिर वो फूफी को गुड नाइट कह के सो जाती है और वो पूरी आंखें नहीं खोल के देख पाती कि आखिर आया तो आया कौन। और उसी समय आप समझिए कि जो उनकी बुआ थी, फूफी थी, वो दूसरी साइड अपनी मतलब उन्हीं की मम्मी के साथ, शाहाना के साथ सो रही थी। अब मॉर्निंग की बात आती है तो इधर से दूसरा दिन हो जाता है। अब जो उनकी दीदी थी शाहाना की, उनको अब अपने घर पे जाना था बिकॉज आज आतिफ आने वाले थे और अभी सना और वो भी बाहर जाएंगे लाइक स्कूल और वर्क प्लेस के लिए। तो इधर से जो आतिफ थे उन्होंने फ़ोन करके कहा कि अभी थोड़ा सा काम और है, जब तक मैं निकलूँगा मैं शाम को 6 बजे तक आ जाऊँगा। तो ठीक है। फिर ये वर्क पे जाती हैं, सना अपने स्कूल जाती हैं। तो जितने में शाम को जब ये घर पे आते हैं तो आतिफ का फ़ोन आता है मुझे 2 घंटे और लग जाएंगे और शायद तक 8 बज सकती है। तो ठीक है। शाहाना ने भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा और शाहाना ने कहा ठीक है, हम
फिर शाम को ही मिलते हैं। तो इधर से वो सना को लेकर आती हैं और फिर बाद में वो अपने उस रूम में बैठ जाती हैं एंड फिर वो टीवी देख रहे होते हैं। तो अब थोड़ी देर बाद सना को भी नींद आने लगती है, तो वो कहती है कि ठीक है बेटा तुम लोग जाके सो जाओ, पापा आएंगे तो मैं उनको खाना खिला दूंगी, फिर मैं तुम्हें भी उठा दूंगी। तो सना भी कहती है ठीक है मम्मा, और वो चली जाती है अपने रूम में। बट फिर सडनली उसको याद आता है कि मम्मा रात को फूफी मेरे रूम में क्यों आई थी, मुझे समझ में नहीं आया। बट मैं पूछती तो उससे पहले मेरी बस आ गई थी तो मैं निकल गई थी। तो बोले फूफी तुम्हारे रूम में? तो बोले हाँ मम्मा, रात को फूफी आई थी ना रूम में। तो अब इधर से शाहाना का दिमाग खराब हो जाता है कि रात को तो मेरे साथ ही थी दीदी, इसके रूम में कब गई? तो बोले कितने बजे की बात थी बेटा? तो बोले मम्मा मैंने टाइम नहीं देखा, बट मैं बहुत स्लीपी थी, तो मुझे ऐसा ही लगा जैसे कि फूफी आई है देखने के लिए। तो आप फूफी से पूछना कुछ काम था क्या? तो इधर से फिर वो अपनी दीदी को फ़ोन लगाती है कि दीदी रात को आप क्या सना के रूम में गए थे क्या? तो इधर से दीदी बोलती है मैं कहाँ गई थी, मैं तो सो रही थी ना तुम्हारे साथ, तुमने देखा तो था। तो इधर से एक बार दिमाग खराब हो जाता है शाहाना का कि ये हो क्या रहा है इस घर में। रात को इलेक्ट्रिसिटी वायर नहीं लगा हुआ था तो भी मशीन चल गई, इधर से सना को कोई लेडी दिखी, ये हो क्या रहा है। तो वो अपने रूम में ही थी एंड कब उसे नींद आई उसे पता नहीं, और रात की शायद तक 11 साढ़े 11 बज रही होगी और अभी तक आतिफ नहीं आया था। तो इधर से शाहाना जैसे ही सो गई तो उसको आवाज़ आती है जैसे कि कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से बर्तन पटक रहा है। एकदम से उसकी नींद खुलती है कि ये क्या हो रहा है। तो जैसे ही वो उठती है वो क्या देखती है, उसके गेट के बाहर एक वाइट कलर में एक लेडी है जो दौड़ रही है। अब उससे समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, और वो कुछ बोल रही थी। अब उसे एकदम क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा था, बट वो कुछ बोले जा रही थी, गुस्से में थी और वो दौड़ रही थी, और वापस उसे वही आवाज़ बर्तनों के गिरने की एंड ऑल दैट आ रही थी। समझ नहीं पाती कि हो क्या रहा है मेरे साथ। अब इधर से शाहाना आतिफ को फ़ोन लगाती है, वो बोले जल्दी घर पे आओ, कुछ गड़बड़ है। अब तो भी हिम्मत करके शाहाना अपनी बेटी के रूम में जाती है और उसे वो लेडी दिख रही है, बट तो भी वो उसे नज़रअंदाज करती हुई एक बार सना के पास जाती है कि मैं सना को अकेला नहीं छोड़ूंगी। और वो ऐसे सना के पास बैठ जाती है और वो सना एकदम उठती कि क्या हुआ मम्मा? तो वो उसको कहती है कुछ नहीं बेटा, तुम सो जाओ। तो अब इधर से वो देखती है कि वो औरत अब सना के रूम के बाहर दौड़ रही है, अंदर नहीं आ रही है बट दौड़ रही है। और ऐसे ही करते हुए आतिफ एकदम डोरबेल बजाता है और उसके पास ऑफकोर्सली एक एक्स्ट्रा की होती है, तो वो अंदर आ जाता है। और जब वो अंदर एंटर कर रहा होता है वो लेडी गायब होती है। तो जैसे ही आतिफ घर पे आते हैं, डर के मारे शाहाना उन्हें गले लगा लेती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती है। अब इधर से सना भी उठ जाती है, वो भी देखती है कि मम्मी रो क्यों रही है, एंड इधर से आतिफ भी देखता है कि शाहाना को आखिर हुआ क्या है। वो 2 मिनट तक ऐसे ही रही, फिर बाद में वो कहती कि सना तुम हमारे साथ ही सोगी और तुम अकेले मत सो। तो वो समझ नहीं पाती है सना की मम्मी ऐसा क्यों कह रही। तो ठीक है, वो उसको उस रूम में ले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे वो सना को अपने मायके में भेज देते हैं और बोलते हैं कि बेटा 2 दिन तुम अपने नाना नानी के साथ ही रहना। तो सना भी कहती है ठीक है मम्मी, क्योंकि एक बच्चे का होता है ना नाना नानी के साथ प्यार, तो वो तो खुश होती है कि चलो नाना नानी के घर पे जाएंगे। अब जैसे ही सना को वो भेजती है, वो आतिफ को रात को घटी सारी बातें जो पिछले 2 दिन में उसने फील किया, जो सब हो रहा था, उसने बताया। और उसने फिर रसोई में ले जाके बताया कि ये रात को ऐसे ऐसे हुआ था और ये देख लो तुम, बर्तन ऐसे कैसे, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो आतिफ बोलते हैं कि हो सकता है कि हवा चली और गिर गए। तो बोले हवा ऐसी कैसी चली कि सारे बर्तन नीचे गिरे हुए, तुम समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। तो भी आतिफ उसको कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम यूं ही टेंशन ले रही हो। तो अब जितने में वो बिलीव ही नहीं करता है, और ठीक है दोनों बाहर आते हैं वर्क प्लेस पे जाने के लिए। तो जितने में जो पड़ोसी होते हैं, तो पड़ोसी एकदम आके कहते हैं कि भाई साहब कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो आतिफ समझ नहीं पाता, तो बोले जी भाई साहब मैं समझा नहीं। तो बोले रात को आप लोग
लड़ रहे थे, बर्तन फेंक रहे थे, तो मतलब क्या प्रॉब्लम हो गई? और आपके घर पे तो छोटा बच्चा भी है, तो आप उसके सामने ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता। अब इधर से आतिफ का दिमाग होता है खराब कि मैं तो रात को घर पे था ही नहीं, मीन्स ये सही है कि रात को कुछ हुआ था, तो भी वो उस चीज़ को नेग्लेक्ट करता है। और अब इधर से शाहाना पूरी तरीके से डर चुकी थी कि ये जो भी हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं करूँ तो करूँ क्या। तो वो उनके जो मॉस्क होता है और मस्जिद होती है, वो वहाँ पे जाके एक पीर बाबा से मिलती है और उन पीर बाबा को ये सारी घटना बताती है कि बाबा मेरे घर में ये सब हुआ और मैं अपने पति से भी कह रही हूँ, बट वो ये बात को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। तो फिर वो उन्हें एक तरीके से कुरान शरीफ देते हैं और बोलते हैं कि ये आयतें हैं और ये तू पढ़ना और उसके बाद में इसे पूरे रूम में पढ़ के फूंक मारना, और जो तेरा गेट है, मीन्स तेरे रूम का गेट है, उसके ऊपर इसे कहीं पे छुपा देना। ये तेरी आयतें पढ़ने के बाद इस कुरान को उस गेट के ऊपर ही कहीं पे छुपा देना, फिर देखना कि क्या होता है। तो जो चीज़ें पीर बाबा ने बोली वो लेकर आई और रात को 10 बजे उसने सारी जो भी आयतें पढ़ने के लिए उन पीर बाबा ने बोली थी पढ़ी। पूरे रूम में उसने उस चीज़ को पढ़ के फूंक मारा और फिर बाद में वो जो कुरान थी वो उसने उस गेट के ऊपर रख दी। अब इधर से आते हुए उसको कह रहा था, क्या तुम भी किसी भी बातों में आ जाती हो, ये तो उल्लू बनाने का तरीका है, पैसे हटने का तरीका है, तुम नहीं समझती हो। बट उसने यही कहा कि तुम रुको 3 बजे तक तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अब इधर से आतिफ उसको बस एक तरीके से टॉन्ट कर रहा होता है, उसकी धकियानुसी सोच के ऊपर बार बार यही कहता है कि तुम कितनी पुराने ज़माने की हो, तुम अभी भी इन चीज़ों पे बिलीव करती हो। और वो यही कहती है 3 बजे तक रुक जाओ, तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। इधर से तकरीबन 12:30-1 के बीच मशीन के एक तरीके से चलने की आवाज़ आती है। तो इधर से जो मशीन थी वो उनके जस्ट जो कमरा था उसके बाहर ही थी, मीन्स 2 गेट थे, एक तो कॉरिडोर में जाने के लिए और एक बालकनी में जाने के लिए। तो जो बालकनी वाला था उसी एरिया में उनका मशीन था। अब इधर से जो शाहाना होती है वो नहीं उठती है, वो कहती है आतिफ को कि जाके एक बार चेक करके आओ मशीन को। तो बोले हो सकता है फ्लक्चुएशन से चल रहा हो, बोले नहीं चेक करके आओ। तो इधर से आतिफ जाता है, वो चेक करता है, तो वो ऑन होता है स्विच, तो वो ऑफ कर देता है और जो वायर होता है वो निकाल के रख देता है। वो फिर से मुड़ता है और जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर होने वाला होता है वापस से उससे आवाज़ आती है कि मशीन ऑन है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो क्या देखता है, मशीन चल रही है, बट वो जो इलेक्ट्रिसिटी का तार है, वो जो उसका वायर है, वो तो उसने निकाल रखा था, तो ये मशीन चल कैसे रही है। उसका दिमाग खराब होता है, वो दौड़ के रूम के अंदर जाता है और बैठ जाता है। और इधर से शाहाना उसे एक टॉन्ट मारती है, देख लिया मजाक कर रही थी, है ना। तो इधर से वो एक बार के लिए शॉक होता है कि ये हो क्या रहा है। अब जैसे ही इधर तकरीबन 2:15-2:30 बजती है, उसे जोर से बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। अभी ये जब तक वो सोचे कि हो क्या रहा है, वापस से बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। आतिफ पूरी तरीके से एक तरीके से ब्लैंक हो चुका था कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। और इधर से फिर उसे वो दिखती है लेडी वाइट कलर में, जो कि उनके गेट के बाहर दौड़ रही है। अब आप जानते वो अंदर क्यों नहीं आ पा रही है, वो दौड़ रही है बाहर और कुछ का कुछ बोलती जा रही है। दोनों समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये हो क्या रहा है हमारे साथ। शाहाना बस आतिफ को देखती रहती और आतिफ की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। वो पूरी तरीके से सफ़ेद पड़ चुका था, क्योंकि जो वो देख रहा था, जिस चीज़ के लिए वो पहले शाहाना को कह रहा था कि तुम्हारी एक तरीके से कल्पना हो सकती है, तुम यूं ही सोच रही हो, तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहा होगा, बट अब जो वो देख रहा था वो वही चीज़ थी जो शाहाना ने ऑलरेडी देख रखी थी। अब इधर से दोनों वो रात कैसे भी निकालते हैं
अगले दिन वही जो नेबर्स होते हैं आके उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ भाई, रात को आपके घर से वापस आवाज़ आई, आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है, आप बताइए, हम सॉर्ट करते हैं। तो बोले कि भाई साहब, हम दोनों के बीच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें आपसे एक बात पूछनी थी। तो बोले जी बोलिए, कि इस घर के साथ कुछ प्रॉब्लम है क्या? बोले घर के साथ प्रॉब्लम, हम समझे नहीं। तो बोले कि यहाँ पे कुछ ऐसा पहले कुछ हुआ कि इस वजह से यहाँ पे कुछ ऐसी मतलब उसने एकदम बोल दिया कि भूतिया घटना होना स्टार्ट हो गया। तो इधर से नेबर्स एक बार डर गए। तो बोले कि भाई साहब क्या बात कर रहे हैं, हम तो मतलब 2 साल पहले ही यहाँ पे शिफ्ट हुए और हमें तो ऐसा कभी, हाँ मतलब यहाँ पे पहले जो रहते थे वो भी लड़ाई करते थे, बट उन्होंने भी छोड़ के चले गए, तो हमें इतना पता नहीं है। तो फिर वो आइडिया देते कि क्यों ना आप उस प्रॉपर्टी डीलर से ही बात करो, रियल एस्टेट एजेंट से ही बात करो जिसने आपको ये घर दिलाया। तो इधर से आतिफ और शाहाना की दिमाग की बत्ती जलती कि हाँ, उसने हमें बेचा तो 100% उसके पास कोई ना कोई इसका कारण होगा ना, सारी स्टोरी तो उसे पता होगी, हमें कैसे पता होगी। तो इधर से वो मूव करते हैं उस एजेंट की साइड जिसने उन्हें ये घर दिलवाया था। अब एजेंट से बात करते हैं तो एजेंट बताता है कि ये तो एक सर है जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, उनका था, उनको ये घर बेचना था, मैंने आपको बेच दिया, इससे ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं। पर हाँ, उन सर के नंबर मेरे पास है, आप उनसे ये बात कर लो। ठीक है भाई, अब बात करने के लिए हमारे पास नंबर है, अब हमें बात करनी चाहिए। अब इधर से क्या होता है कि इधर से शाहाना और ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि पीर बाबा ने तो हमें यही कहा है कि अब उस घर में वापस से मत जाना, क्योंकि जो हो सकता है, जो उस घर की पहले ओनर हो, ये वो हो सकती है जो अब हमें तो उस घर में रहने नहीं देगी। तो इधर से आते हुए बोलता है तो जाएगा। तो बोलते ऐसा करते आज रात हम मम्मी पापा के घर पे ही बिता देते हैं, हम उससे बात करते हैं, क्योंकि अब उस घर पे तो मैं तो नहीं जाने वाली, तुम्हें जाना है तो जाओ। इधर से आते हुए बोलते हैं मैं अकेले, तो फिर वो भी उसकी बात मानता है और वो वहीं पे शाहाना के मायके में रुक जाता है। अब इधर से वो उस लड़के को फ़ोन लगाते हैं, बट उससे क्लियर एक तरीके से रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता। वो यही बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरी प्रॉपर्टी में नहीं रहना चाहते, आप मत रहिए, बट ऐसी गलत अफवाहें मत फैलाइए। वो कहता है हम गलत अफवाह, हम तो खुद ही भुगत रहे हैं भाई, बट वो फ़ोन काट देता है। इधर से उनकी बात रह जाती है अधूरी। अब इधर से किसी को पता चलता है कि यहाँ पे पहले जो रहते थे उनके कॉन्टैक्ट नंबर वो एजेंट उन्हें देता है, तो वो फिर उनसे बात करते हैं। अब फिर बाद में उन्हें पता चलती है असली कहानी। अब ये जो सच्चाई थी वो थोड़ी हिला देने वाली थी, क्योंकि उन्हें ये पता चला था कि ये घर जो था एक बुजुर्ग महिला का था, जिनके पति के गुजरने के बाद उनके पास यही एक प्रॉपर्टी थी, पर जो उनका बेटा था वो बहुत ही लालची था और उसने बहुत एक तरीके से अपनी माँ को करने की कोशिश करी कि माँ इस घर को बेच देते हैं, जो पैसे आएंगे आप भी मेरे साथ चलो और अपन रह लेंगे। बट वो इस चीज़ को, इस घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि ये एक आखिरी निशानी थी जो उनके पति की थी। तो इसी तरीके से माँ बेटे में अनबन रही और एक दिन क्या हुआ कि जो माँ थी उनकी सडन डेथ हो गई, तो सारी प्रॉपर्टी बेटे के पास आ गई। बेटे ने अपनी माँ का सारा क्रियाकर्म करा और बाद में ये घर जो था रियल एस्टेट को बेच के फॉरेन कंट्री चला गया। अब इधर से इनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि अगर उनकी सडन डेथ हुई थी, मीन्स नेचुरल डेथ हुई, तो फिर ये क्या हो रहा है। तो फिर बाद में इन्हें पता चला कि बेटे ने उस प्रॉपर्टी को पाने के लिए अपनी ही माँ का खून कर दिया था और उसके बाद उसने उस घर को बेचा, बट उसने उस घर की तरफ वापस से मुड़ के नहीं देखा। बट आप जानते हैं, अचानक से अगर आप किसी का खून कर दो जिसका मर्डर हो चुका है, उसे तो पता है ना कि वो प्रॉपर्टी उसकी है, तो वो किसी और को क्यों रहने देगा। तो ऐसा ही हुआ शाहाना और आतिफ के साथ। उन्हें ये सच्चाई जैसे ही पता चली, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी थी। अब उन्होंने यही कहा, अब इस घर में रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है,
और अब जो बात थी कि उस घर से अपना सामान लाना, तो रात में तो इम्पॉसिबल था, तो उन्होंने नेक्स्ट डे वेट किया। उन्होंने अपना सारा का सारा सामान दिन में ही शिफ्ट कर लिया, वहाँ से चले गए, ट्रांसपोर्टेशन मंगा लिया और उस घर की तरफ फिर मुड़ के कभी नहीं देखा। हो सकता है वो घर आज भी खाली हो सकता है रात को वहाँ से अभी भी बर्तन गिरने की, किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती हो। यू नेवर नो, क्या पता वो आपका पड़ोस का घर ही हो। आज की कहानी यहाँ तक ही थी। एंड शहाना और आतिफ बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे हैं। उनकी सना भी अब बड़ी हो चुकी है, बट ये जो किस्सा, ये जो इंसिडेंट उनके साथ बीता है, शायद तक वो इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। थैंक यू दोस्तों। अब नेक्स्ट कहानी में हम और भी कोई इंटरेस्टिंग वाली कहानी आपके सामने लेकर आएंगे जो कि रियल इंसिडेंट पे बेस्ड हो, और आई होप कि आपको आज की कहानी अच्छी लगे। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।